हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आइस की मंथली मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि नवंबर 2024 के है। अभी तक हमने इसके 3 मेजर टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। एक पहला टॉपिक आपका भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन को कंप्लीट किया गया है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कंप्लीट किया गया और तीसरा अर्थव्यवस्था के टॉपिक को कंप्लीट किया गया। अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखे गए हैं तो आप नवंबर 2024 की विजन आइस मंथली मैगजीन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप प्रत्येक टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अब आते हैं हम हमारे आज के फोर्थ टॉपिक के अंतर्गत, जिसमें पढ़ेंगे सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी के अंतर्गत कि सुरक्षा से संबंधित कौन से हमारे सब टॉपिक है। पहले सब टॉपिक के बारे में जानते हैं, फिर प्रत्येक टॉपिक के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो पहला आता है टॉपिक भारतीय तटरक्षक बल के बारे में। फिर आती है डायरेक्ट ही संक्षिप्त सुर्खियां। संक्षिप्त सुर्खियों में आता है सशक्त बल विशेष शक्तियां अधिनियम, फिर अडेप्टिव डिफेंस रणनीति, डिजिटल अरेस्ट, एसेट रिकवरी एजेंसी, नेटवर्क एशिया पैसिफिक के बारे में, भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी के बारे में, भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे, जमीन पर हमला करने वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल पेंट सीर एयर डिफेंस सिस्टम, अंतरिक्ष अभ्यास 2024, सुर्खियों में रहे अभ्यास और ऑपरेशन सागर मध्यन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पूरे टॉपिक हैं। तो चलिए इन टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसमें भारतीय तटरक्षक बल के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर भारतीय तटरक्षक बल होते क्या हैं और जो हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहे हैं, और तटीय सुरक्षा भारत में किस तरीके की है। कि ये जो आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दिए रहते हैं, तो ये कितना क्राइटेरिया फिक्स रहता है कि ये भारत का रहता है, कितना समुद्री क्षेत्र रहता है, कितना अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्राइटेरिया डिवाइड किया जाता है। तो इस सब के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में रक्षा संबंधी संसद की स्थायी समिति ने तटीय सुरक्षा में भारतीय तटरक्षक बल की महत्वपूर्ण भूमिका की समीक्षा की हुई है। तटीय सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं के साथ खुले समुद्र की निगरानी में भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा इसमें की जाती है। और प्रादेशिक जल क्षेत्र की जो निगरानी है वह भारतीय तटरक्षक बल द्वारा की जाती है। और उथले जल के निकट तटीय गश्त की जो निगरानी है, यानी कि जो है, यह राज्य समुद्री पुलिस द्वारा की जाती है इसकी निगरानी। और यह राज्यों का अधिकार क्षेत्र उथले पारिस्थितिक जल क्षेत्र में 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। तो ये जो आपका जैसे कि ये भारत है, भारत की ये जो यहाँ की जो सीमा है वो 12 नॉटिकल मील है। उसके आगे की ओर जाते हैं फिर 200 नॉटिकल मील। तो इस तरीके से ये डिवाइडेड होती है। तो ये जो सबसे पास वाली सीमा होती है, यहाँ पर ये आपका उथले जल के निकट तटीय गश्त होता है, जिसकी निगरानी राज्य समुद्री पुलिस द्वारा की जाती है। फिर आता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसकी निगरानी आपकी की जाती है भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। फिर प्रादेशिक जल क्षेत्र की निगरानी भारतीय तटरक्षक बल द्वारा की जाती है। तो इस तरीके से इसका क्राइटेरिया फिक्स होता है कि किसकी निगरानी किसके द्वारा की जाती है। अब जान लेते हैं भारतीय तटरक्षक बल के बारे में कि ये क्या है। भारतीय तटरक्षक बल जो है, इनका गठन अगस्त 1978 में तटरक्षक अधिनियम 1978 के अंतर्गत किया जाता है। इसका कार्य जो है वह अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, मछुआरों की सहायता, समुद्री पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण को रोकने, तस्करी रोधी अभियानों में सहायता प्रदान करने और समुद्री कानूनों को लागू करना इसमें शामिल होता है। ये जो होते हैं वह भारतीय तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। और इनमें भारतीय तटरक्षक बल समुद्री सुरक्षा बहुस्तरीय व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, जिस तरीके की ये व्यवस्था बताई गई है। अब आता है कि आखिर इनकी क्या भूमिका होती है, कि समुद्री सुरक्षा में तटरक्षक बलों की क्या भूमिका होती है। जैसे कि पहली होती है समुद्री कानूनों को प्रवर्तन करने की, कि कृत्रिम द्वीपों और अपतटीय टर्मिनल्स की सुरक्षा एवं बचाव करना, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना, अंतर एजेंसी समन्वय होना, अन्य प्रमुख भूमिकाएं जैसे कि समुद्री पर्यावरण की रक्षा, उनके संरक्षण हेतु कार्य करना, मौसम एवं भू समुद्री विज्ञान संबंधी वैज्ञानिक डेटा का संग्रह करना, इसके अंतर्गत ये प्रमुख सीमाएं इसकी होती हैं। तो ये भारतीय सुरक्षा से संबंधित ये भारतीय तटरक्षक जो बल है, उनकी ये प्रमुख भूमिका के बारे में बताया गया है। अब आते हैं भारतीय तटरक्षक बल को मजबूत करने के लिए शुरू की गई पहले। तो इनके अंतर्गत कौन कौन सी पहले शुरू की गई हैं। पहली पहल आती है अंतर एजेंसी समुद्री अभ्यास के बारे में। जो ये पहल है वह भारतीय तटरक्षक बल अलग अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र अभ्यास आयोजित करता है, उनमें भाग लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सारेक से 2024 सागर कवच आदि आती है, जो अंतर एजेंसी समुद्री अभ्यास होता है। दूसरा आता है जिम्मेदारी में वृद्धि देखने को मिलती है, कि 2009 में भारतीय तटरक्षक बल को प्रादेशिक जल क्षेत्र में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार
प्राधिकरण के रूप में नामित किया जाता है, जिसमें तटीय पुलिस द्वारा गश्त किए जाने वाले क्षेत्र भी शामिल होते हैं। तीसरी आती है केंद्र या राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय देखने को मिलता है, जिसमें भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के कमांडर तटीय कमान के रूप में नामित किए जाते हैं और महानिदेशक तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच एक समग्र समन्वय के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भारतीय तटरक्षक बल के मजबूत करने के लिए ये प्रमुख पहले शुरू की गई हैं। निष्कर्ष के तौर पर बात की जाए तो यह एक अग्रणी समुद्री सुरक्षा एजेंसी के रूप में उभरा हुआ है, जिसमें भारत के समुद्री सुरक्षा, खोज एवं बचाव ढांचे को मजबूत करने के प्रयासों में एक अग्रणी भूमिका भी निभाई हुई है और इसमें भारत के क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी कि सागर विजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह जो विजन है वह सागर मिशन वैश्विक मंच और विश्वसनीय तथा सक्रिय समुद्री भागीदार के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत करता है। तो इस मिशन के बारे में आता है जिसमें सागर मिशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं हम संक्षिप्त में सुर्खियों की ओर, जिसमें पहली आती है सशक्त बल विशेष शक्तियां अधिनियम या अप्सका के बारे में। यह जो है वह हमेशा चर्चा में रहता है। इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होता है या फिर हिंसा प्रभावित क्षेत्र होते हैं तो वहाँ कहाँ लागू किया गया, किन राज्यों में हटाया गया या चीजें हुई हैं। तो ये आपको इसको समझ ही लेना है, क्योंकि ये हमेशा इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एक तो पूछे जाते हैं, दूसरा ये कि ये हमेशा ही चर्चा में रहता है। आप देखते होंगे कि पूरे साल की चर्चाओं में अब कहीं ना कहीं इसका एक चर्चा में बना ही रहता है। प्रेजेंट में क्या हुआ है कि ये गृह मंत्रालय ने जिरीबाम समेत मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में फिर से अफस्पा को लागू कर दिया है। तो इसको लागू किया गया है। तो अब जान लेते हैं कि ये जो है वह इसको लगाने का जो रीजन होता है, वह किसी क्षेत्र में जब अशांत क्षेत्र होता है तो वहां की कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए इस एक्ट को लगाया जाता है। यह जो एक्ट है इसे सशक्त बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के अंतर्गत ये आता है। और इस अधिनियम में जैसे कि अशांत क्षेत्र के अंतर्गत डेफिनेशन जान लेते हैं, जिसमें अशांत क्षेत्र को संबोधित किया गया है। यह जो है वह 1958 की धारा 3 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र उन क्षेत्रों को घोषित किया जाता है जब किसी केंद्र या राज्य प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के क्षेत्र या पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशक्त बलों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है और यह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र या पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आसान क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। और किसी क्षेत्र को आसान क्षेत्र राज्य के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार द्वारा इसे घोषित किया जाता है। तो इसे किसके द्वारा घोषित किया जाता है? जो संबंधित राज्य का राज्यपाल होगा उसके द्वारा, या फिर वहां पर कोई जैसे केंद्र शासित प्रदेश है तो उसका प्रशासक या फिर केंद्र सरकार के द्वारा इसे घोषित किया जाएगा। तो ये प्रमुख सरकार होती है, यानी कि इनके द्वारा इसे आसान क्षेत्र घोषित किया जाता है। और आसान क्षेत्र क्या होते हैं? वैसे क्षेत्र जहां पर ये चाहे आपका संघ राज्य क्षेत्र हो या आपका केंद्र शासित प्रदेश हो, कहीं पर भी अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां पर नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशक्त बल का उपयोग आवश्यक हो जाए, तो उसे आसान क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है और वहां पर अप्सपा को लागू कर दिया जाता है। अब सशक्त बलों को क्या शक्तियां दी गई हैं इसके अंतर्गत, जैसे कि उचित चेतावनी देने के बाद सशक्त बल के लिए सैन्य कार्मिक कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर गोली चला सकते हैं या बल का प्रयोग कर सकते हैं और यदि पर्याप्त संदेह हो तो बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी भी परिसर में तलाशी ले सकते हैं। तो इनके पास जो सशक्त बल होते हैं उनके पास ये विशेष शक्तियां होती हैं। और सशक्त बल की जो कार्मिकों की उन्मुक्ति होती है उसे केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अप्सपा कानून के तहत कार्यवाही करने वाले सशक्त बल के कर्मियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाती हो। गिरफ्तार व्यक्ति के कार्यवाही में सशक्त बल के अधिकार द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को यथासंभव शीघ्र ही निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंपना अनिवार्य होता है। और ये अभी प्रेजेंट में कहाँ कहाँ पर लागू है? ये आपका वर्तमान में असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है और यह जम्मू कश्मीर के आसान क्षेत्रों में, जिसमें सशक्त बल जम्मू कश्मीर विशेषाधिकार अधिनियम 1990 में इसे लागू होता है। तो ये क्षेत्र है जहां पर प्रेजेंट में ये लागू है और अभी हाल ही में कहाँ लगाया गया है? मणिपुर के जिरीबाम क्षेत्र में इसे लगाया गया है। इस कानून से जुड़े मुद्दों के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें ज्यादातर
मुद्दे शामिल होते हैं शक्तियों का दुरुपयोग करना, बलात्कार, यौन उत्पीड़न सहित मानवाधिकारों का उल्लंघन करना इसमें शामिल होता है। अब आते हैं कि अप्सपा के बारे में अन्य संबंधित जारी जानकारी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में जानते हो और समितियों की सिफारिशों के बारे में। ये नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट मामला जो 1997 में आया था, जिसमें कोर्ट ने माना था कि किसी की मृत्यु का कारण बनने की शक्ति का प्रयोग निर्धारित परिस्थितियों में करना होगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूटिव विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन बनाम भारत संघ बाद जो 2016 में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सशस्त्र बलों को आसान क्षेत्र में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान की गई ज्यादतियों के लिए जांच से छूट नहीं दी जाएगी। तो ये प्रमुख मामले आए थे जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसले दिए गए थे। अब इस समितियों की सिफारिशों में जैसे कि पहली समिति आती है न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी समिति, जो 2004 में आई थी, जिसमें अप्सपा को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। फिर आती है 2013 में संतोष हेगड़े समिति, जिसमें 6 महीने में अप्सपा अधिनियम की समीक्षा करने का सुझाव दिया गया। फिर आती है न्यायमूर्ति वर्मा समिति 2013 में, जिसमें सशक्त बलों द्वारा महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को आपराधिक कानून के अधीन लाने की सिफारिश की हुई थी। तो ये प्रमुख समितियां आई हुई थी जिसके अंतर्गत ये प्रावधान दिए गए थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट एडेप्टिव डिफेंस रणनीति के बारे में कि यह रणनीति क्या है। कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने रेखांकित किया है कि युद्ध की पारंपरिक धारणाएं उभरती प्रौद्योगिकियां विकसित होती रणनीतिक साझेदारियां के चलते नया रूप ले रही हैं। यह नई चुनौतियों से निपटने के लिए अडेप्टिव डिफेंस रणनीति की आवश्यकता है। अडेप्टिव डिफेंस के बारे में यह एक ऐसी रणनीतिक दृष्टिकोण होता है जिसके तहत किसी देश के सैन्य या रक्षा तंत्र को लगातार उभरते खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए विकसित किया जाता है। और यह जो सिद्धांत है, इस खतरों में अनुमान लगाने, अनुकूलन करने, नवाचार करने, प्रत्याशित परिस्थितियों में अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक सक्रिय मानसिकता विकसित करना शामिल होता है। अडेप्टिव डिफेंस के लिए आवश्यक क्षमताएं जैसे कि परिस्थिति जन्य जागरूकता होना, रणनीतिक व सामरिक स्तरों पर लचीलापन होना, अनुकूलन होना, चपलता होना और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकरण इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। इसका महत्व जो है वह सीमाओं की रक्षा के साथ-साथ भविष्य को भी सुरक्षित करने, पारस्परिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों दोनों से निपटने, राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ सूचना युद्ध के खतरे का मुकाबला करने आदि के लिए डिजाइन किया जाता है। उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में जैसे कि भविष्य के युद्ध चालक की सूचना युद्ध में जो कि नेटवर्क सूचना प्रणालियों पर निर्भर करता है, जैसे साइबर युद्ध, घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली जिसमें एक बार यह प्रणाली सक्रिय हो जाती है तो वह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के लक्ष्यों को भेज सकती है। लेजर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन के बारे में, सिंथेटिक बायोलॉजी जिसमें अवैध जीन एडिटिंग, साइबर बायो क्राइम, बायो मेलवेयर, बायो हैकिंग जैसे मुद्दे इसमें शामिल होते हैं, जैसे अपराध इसमें शामिल होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। ये काफी सुर्खियों में बना हुआ था कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, और ये आपके डिजिटल से रिलेटेड, क्योंकि डिजिटल युग चल रहा है, एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें ज्यादा चल रही हैं, तो इससे रिलेटेड जो शब्दावलियां हैं और इससे रिलेटेड जो भी नया होता है उनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाल ही में साइबर सुरक्षा एजेंसी कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया या सर्टिन ने देश में स्कैमर्स द्वारा ऑनलाइन स्कैम्स करने के तरीकों की एक सूची साझा की है, जिससे डिजिटल अरेस्ट भी शामिल है। डिजिटल अरेस्ट जो है वह साइबर अपराध या ऑनलाइन स्कैम का एक नया रूप होता है जिसमें अपराधकर्ता केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पुलिस, प्रवर्तन निर्देशालय, आयकर अधिकारी व सीमा शुल्क एजेंट जैसे कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर फोन कॉल या वीडियो कॉल के जरिए किसी व्यक्ति से संपर्क करते हैं और वे उस पर अनुचित कृत्य में लिप्त होने का झूठा आरोप लगाकर उससे धन की अवैध वसूली करते हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के अनुसार जनवरी से अप्रैल 2024 में भारत के नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी धोखाधड़ी के कारण लगभग 120.30 करोड़ का नुकसान हुआ है। और यह गृह मंत्रालय के अनुसार डिजिटल अरेस्ट जो है एक तरीके से डिजिटल धोखाधड़ी होता है, जिसमें एक डिजिटल धोखाधड़ी का एक तरीका होता है जिसमें धोखाधड़ियों को अंजाम देने वाले ज्यादातर लोग म्यांमार, लाओस, कंबोडिया में ऐसे अपने कार्यों का संचालन करते हैं। और भारत में डिजिटल अरेस्ट में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक में आते हैं जैसे डिजिटल लेनदेन में वृद्धि होना, डिजिटल सुरक्षा जागरूकता का अभाव होना, एआई वॉइस होना, पेशेवर लोगों और सिमुलेटेड वीडियो कॉल जैसी तकनीकों में प्रगति आदि रहती है। डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें, जिसमें पहली आती है भारतीय साइबर समन्वय केंद्र के बारे में, जो कि केंद्र सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और यह देश में साइबर अपराध से निपटने के लिए संबंधित गतिविधियों का समन्वय करती है। भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्कूल कॉल्स की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए एक प्रणाली का विकास किया गया है।
समन्वय प्लेटफॉर्म देखने को मिला है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल रहा है और सर्टेन के लिए साझा की गई सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों में जैसे कार्य करने की पहचान का सत्यापन करना, व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचना और साथ ही साथ इसमें किसी के भी कहने पर अपने डिवाइस पर रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, ये इसकी सर्वोत्तम कार्य पद्धतियां रही हैं। नेक्स्ट आती है एसेस्ट रिकवरी इंटर इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक के बारे में कि भारत ने एरिन ऐप की संचालन समिति को शामिल किया है, जो एक प्रवर्तन निर्देशालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है और यह भारत को आर्थिक अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों से निपटने संबंधी अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सहायता मिलेगी। साथ ही भारत एरिन ऐप की निर्णय लेने और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में योगदान कर सकेगा। भारत ने 2026 में इस नेटवर्क की अध्यक्षता ग्रहण करने में करेगा और यह वार्षिक आम बैठक की मेजबानी भी करेगा। एरिन ऐप क्या होता है? यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपराध जनित आय से निपटने के लिए एक प्रमुख वैश्विक बहु एजेंसी नेटवर्क है, जहां पर ग्लोबल कैरिन नेटवर्क का ये सदस्य होते हैं। और कैरिन क्या है? ये कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रैक्टिशनर्स का एक अनौपचारिक नेटवर्क होता है जिसमें एसेट ट्रेसिंग, फ्रीजिंग, जब्ती और अधिग्रहण जैसे क्षेत्र होते हैं और इसमें कुल 28 अधिकार क्षेत्र होते हैं और 9 पर्यवेक्षक आते हैं। नेक्स्ट आती है भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी के बारे में कि भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का जलावतरण हो गया है। पनडुब्बी को S4 भी कहा जाता है और इसमें SSBN यानी कि INS अरिहंत, INS अरिहंत इसमें परिचालन में शामिल हो और तीसरी SSBM अरिधमान वर्तमान में समुद्री परीक्षणों से गुजर रही है। S4 के बारे में S4 पनडुब्बी जो है लगभग 75% स्वदेशी गृह सामग्री से बनी होती है और यह K4 बैलिस्टिक मिसाइलों से सुसज्जित है। इसमें मारक क्षमता 3500 किलोमीटर होती है और यह एक शक्तिशाली और अत्यधिक विशिष्ट सैन्य परिसंपत्ति इसके अंतर्गत होती है। और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और भारत जैसे चुनिंदा देशों ने इस प्रकार की पनडुब्बी बनाई हुई है, यानी कि इनके पास ये पनडुब्बी है। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में कि DRDO ने भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसे DRDO के द्वारा इस प्रणाली को हाइपरसोनिक मिसाइल का ओडिशा के पूर्वी तट में APJ अब्दुल कलाम से द्वीप से परीक्षण किया गया है और यह मिसाइल की जो रेंज है वह 1500 किलोमीटर से अधिक है और इससे पहले यह तकनीक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस और चीन के पास थी। परीक्षण के दौरान प्रदर्शित तकनीकें जैसे एरोडायनामिक प्रणाली, स्क्रैमजेट प्रणोदन का उपयोग, स्क्रैमजेट प्रणोदन प्रणाली में ईंधन के दहन के लिए जो सामने वायु को संपीड़ित करने हेतु जेट इंजन को आगे की गति का उपयोग करते हैं, इस तकनीक की गति का कार्य किया गया है। थर्मो स्ट्रक्चरल प्रणाली का उपयोग किया गया है। हाइपरसोनिक वेग और पेलोड से मिसाइल को अलग करने की प्रणाली इसके अंतर्गत देखी गई है। DRDO के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 1958 में होती है और यह रक्षा मंत्रालय के तहत एक अनुसंधान एवं विकास संगठन है और यह संगठन अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होता है। अब आते हैं इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में कि ये क्या होती है। मिसाइलें जो है न्यूनतम मैक 5 की गति यानी कि ध्वनि की गति से 5 गुना गति तक उड़ सकती हैं, जिसमें ध्वनि की गति मैक फर्स्ट और मैक फर्स्ट से फिफ्थ तक में गति के बीच को सुपरसोनिक कहते हैं और मैक फिफ्थ में अधिक की गति हाइपरसोनिक होती है, यानी कि फर्स्ट से फिफ्थ तक की जो गति होगी वह सुपरसोनिक को, फिफ्थ से ऊपर की गति हाइपरसोनिक होगी। और हाइपरसोनिक जो मिसाइलें होती हैं वो उड़ान के दौरान अपनी दिशा के प्रक्षेप पथ को बदल देती हैं या बदल सकती हैं और उच्च गति में उड़ने वाली ये मिसाइलों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना कठिन हो जाता है। भारत की अन्य मिसाइल प्रणालियों में आता है सेवा में शामिल की गई मिसाइलें, जिसमें आकाश में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ब्रह्मोस जो है वह लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है। विकास चरण वाली मिसाइलों में आती है नाग जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, अग्नि लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती है। अब आते हैं नेक्स्ट जमीन पर हमला करने वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल के बारे में कि डीओ ने LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण किया हुआ है। यह मिसाइल निर्भय क्रूज मिसाइल की जगह लेगी जिसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है और यह मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर के साथ साथ जहाजों से भी रही है। यह जो मिसाइल है यह सामरिक लक्ष्यों पर दूर से लंबी दूरी पर हमला करने में सक्षम होती है और अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग गति से उड़ते हुए दिशा बदलने में सक्षम होती है। नेक्स्ट आते हैं पेंटसीर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने एंड पेंटसीर वेरिएंट पर सहयोग के लिए रूस के रोसो बोरन एक्सपोर्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह जो समझौता ज्ञापन है ये पेंटसीर S1
S-1 दूरी की मोबाइल एयर डिफेंस प्रणाली होती है और यह मिसाइल और बंदूक दोनों इसमें शामिल होते हैं और यह छोटे सैन्य समूह और औद्योगिक प्रशासनिक सुविधाओं में एयर डिफेंस और हवाई सुरक्षा प्रदान करते हैं और यह फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट जैसे फाइटर जेट, रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट जैसे हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और उच्च सटीकता के साथ हमला करने वाले हथियार से रक्षा करते हैं। इन सैन्य संबंधी तथ्य में जैसे कि जर्मनी 2025 तक इजराइल की एरो 3 मिसाइल इंटरसेप्टर प्रणाली तैनात करेगा, तो ये पेल्टशेयर एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में है। अब आते हैं अंतरिक्ष अभ्यास 2024 के बारे में। यह जो अभ्यास है इसे का भारत का पहला अंतरिक्ष अभ्यास दिल्ली में किया गया। यह अभ्यास जो है वह रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में भारत के राष्ट्रीय सामरिक उद्देश्यों को सुरक्षित करने में मदद करता है और सैन्य अभियानों में भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र संबंधी क्षमता का एकीकृत करता है। स्पेस डिफेंस यानी कि अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम में जैसे पहली आती है एकीकृत अंतरिक्ष प्रकोष्ठ का गठन, जिसका गठन 2010 में किया जाता है। 2018 में अंतरिक्ष रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की जाती है। 2019 में DSRO यानी कि रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया जाता है और 2019 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल या मिशन शक्ति का परीक्षण किया जाता है। अंतरिक्ष रक्षा के बारे में अंतरिक्ष रक्षा जो है वह स्पेस डिफेंस वास्तव में अंतरिक्ष में स्थापित सैटेलाइट जैसे एसेट्स को संभावित खतरों से बचाने और जवाबी कार्यवाही करते हैं और इसमें ऐसे संभावित खतरों में गतिज और प्रत्यक्ष ऊर्जा, जैमिंग, साइबर स्टेट अटैक इसमें शामिल होते हैं। अंतरिक्ष रक्षा की आखिर आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में जान लेते हैं कि अंतरिक्ष एसेट्स में सैन्य और असैन्य जैसे खतरे बढ़ते हैं। असैन्य खतरे यानी कि अनियंत्रित और प्राकृतिक होते हैं जिनमें मलबा या वितरण शामिल होता है और ये खतरे सैटेलाइट सिस्टम की कार्यप्रणाली को बाधित कर सकते हैं। सैन्य खतरे जो होते हैं वह नियंत्रित होते हैं जिसमें साइबर अटैक, एंटी सैटेलाइट वेपन्स, रेडिजिवेस और प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन होते हैं जिसमें साइबर अटैक में ऑन बोर्ड सेंसर हैक करना, अपलिंक, डाउनलिंक, जैमिंग, ट्रैकिंग ऑपरेशन आदि शामिल होते हैं। एंटी सैटेलाइट वेपन्स में डायरेक्ट एसिड्स, एसेट, ऑर्बिटल एसिड्स शामिल होते हैं। रेड जिवेंस प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशन में डी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट नजदीक से निर्देशित एनर्जी अटैक डिटरेंस आदि शामिल होते हैं। निगरानी और टोही में देखा जाए तो इसमें हथियारों की तैनाती, सीमा सुरक्षा आदि के लिए हाई रिजोल्यूशन वाले कैमरे, सिंथेटिक एपर्चर रडार आदि का उपयोग करना शामिल होता है। भारत में रक्षा क्षेत्र के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं जैसे कि निजी क्षेत्र द्वारा कम निवेश होना, राष्ट्रीय रक्षा अंतरिक्ष रणनीति का आवश्यकता होना, अंतरिक्ष क्षेत्रों में हितधारकों द्वारा अलग अलग कार्य करना और उनके बीच सहयोग की कमी होना, रक्षा खरीद की अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया होना। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें नई रिमोट सेंसिंग नीति और नई सेटकॉम नीति का मसौदा तक पारित करना है। रक्षा खरीद प्रक्रिया में तेजी लाना, प्रौद्योगिकी पहचान फ्रेमवर्क में अनुसंधान और विकास पर जोर देना होता है। अब आते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख युद्धाभ्यास के बारे में। ये जो युद्धाभ्यास में है जिसमें आता है पहला महासागर। महासागर जिसे मैरीटाइम हैंड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन कहा जाता है। यह युद्धाभ्यास जो है वह भारतीय नौसेना में उच्च स्तरीय वर्चुअल इंटरेक्शन महासागर का तीसरा संस्करण है। इसे भारतीय नौसेना ने 2023 में लॉन्च किया गया था। इसे वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में देशों के बीच में सहयोग और उच्च स्तरीय वार्ता को बढ़ावा देना है। यह बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और तंजानिया के नौसेना अध्यक्षों और समुद्री अधिकारियों के मंच पर लाता है। नेक्स्ट आते हैं गरुड़ शक्ति के बारे में, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है जिसे हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी के इसके 9वें संस्करण में भाग लेने के लिए सीज तुंग या जकार्ता इंडोनेशिया के लिए रवाना हुई। वियतनाम भारत द्विपक्षीय थल सेना अभ्यास, जो कि वियतनाम और भारत की सेनाओं के द्विपक्षीय अभ्यास का 5वां संस्करण अम्बाला हरियाणा में शुरू किया गया और इस संस्करण में दोनों देशों में थल सेना और वायुसेना कर्मी भाग लेते हैं और यह पहली बार द्विसेवा स्तर की भागीदारी देखी जाती है। नेक्स्ट आते हैं सिम्बेक्स 2024, जो कि भारत और सिंगापुर के बीच एक समुद्री अभ्यास है। वैसे हाल ही में इसका 31वां संस्करण विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ। सेरेक्स 24 अभ्यास, जो कि भारतीय तटरक्षक बल ICG कोच्चि में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास कार्य योजना का 11वां संस्करण है। पूर्वी पहाड़, जो कि भारतीय थल सेना द्वारा आयोजित अधिक गहन और त्रिसेवा अभ्यास है जिसका उद्देश्य दुर्गम पहाड़ी इलाकों में एकीकृत संयुक्त अभियान चलाने में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की युद्ध की प्रभावशीलता में सुधार लाना है। ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास 2024, जो कि हाल ही में पुणे में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण शुरू किया गया और यह वार्षिक
सैन्य अभ्यास है और यह भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी-बारी से आयोजित होता है। संयुक्त विमोचन 2024 अभ्यास के बारे में जो भारतीय थल सेना में गुजरात के बहुपक्षीय वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन किया गया और यह खाड़ी सहयोग परिषद, हिंद महासागर क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया के 9 मित्र देश इसमें अभ्यास में भाग लेंगे। सी विजिल 24 के बारे में कि हाल ही में एक प्रमुख अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण संपन्न हुआ है। अब आते हैं ऑपरेशन सागर मंथन के बारे में कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन सागर मंथन के तहत 700 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त किया गया है। यह एक अधिक प्रभावी एडिक्टिव ड्रग होता है जो कि केंद्रीय तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है। ऑपरेशन सागर मंथन की जो शुरुआत है वह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के सहयोग से शुरू की हुई है। इसका उद्देश्य समुद्री मार्गों के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटना और 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाना है, इसका एक लक्ष्य प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।